नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान, बिल्कुल एक नए ताज़ा तरीन व्लॉग में। हमने गुरुजी का इंटरव्यू किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद मैंने आलोक भाई का इंटरव्यू किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आप लोगों ने लगातार कमेंट करके पूछा कि भाई ये वॉक द टॉक व्लॉगिंग स्टाइल में जो इंटरव्यू है इसकी अगली कड़ी में लेकर के कब आ रहा हूँ। तो व्यस्तताएं थीं अपनी, कुछ और झाम झंझट भी थे जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए। फिर सोचा कि भाई अब अगली कड़ी में किसका इंटरव्यू किया जाए, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे एक मित्र हैं प्रवीण। आमतौर पर हम कोई आलोक जी के इंटरव्यू के बाद दसियों बार मिल चुके होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में कभी आइडिया नहीं आया कि यार प्रवीण का इंटरव्यू किया जा सकता है। क्योंकि अंबानी और अडानी की सक्सेस स्टोरीज तो सबने देखी हैं, लेकिन अंबानी और अडानी बनते कैसे हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। प्रवीण राजभर, स्किलिंग यू। अब देखिए, प्रवीण इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रवीण आइए फ्रेम में। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण आपका। ये चेहरा आप लोगों ने देखा होगा और नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में प्रवीण, हम चलते चलते बिल्कुल कि आने वाले समय में प्रवीण राजभर जो है वो बहुत लोगों को स्किलिंग यू के ज़रिए स्किल्ड करने वाले हैं। प्रवीण, आप बहुत छोटे से गांव से आते हैं जी, और गाजीपुर के विशनपुरा से आपका ताल्लुक है। मेरे गांव का नाम है। आपके गांव का नाम है। मैंने इस एपिसोड का नाम भी यही रखा है, विशनपुरा से मिशनपुरा। क्या बात है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और प्रवीण, सबसे पहले हम ये जानना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात जो है कोई लगभग दसियों साल पुरानी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ज़माना था जब प्रवीण कहते थे कि भाई मीडिया में नौकरी कैसे मिलेगी, और मैं कहता था यार प्रवीण ये बताओ मीडिया से बाहर कैसे निकला जाए। मैं बाहर निकलना चाहता था और प्रवीण मीडिया में आना चाहते थे। तो प्रवीण मीडिया में नहीं आ पाए, इनका सौभाग्य रहा, तो इन्होंने स्किलिंग यू के नाम से अपना एंटरप्रेन्योरशिप का शुरू करके अपना वेंचर खड़ा कर लिया, और मैं मीडिया में रह गया यार। मैं जहाँ था वहीं रह गया। प्रवीण आगे निकल गए और आज प्रवीण एक अच्छा खासा स्टाफ मेंटेन करते हैं, ऑफिस मेंटेन करते हैं। प्रवीण अपने बारे में बहुत कुछ बताएंगे, इतना तो शायद मैं भी नहीं जानता हूँगा, क्योंकि मेरे मित्र हैं। आप अक्सर, प्रवीण क्या हुआ, आपको जज करने में मैंने हमेशा उस कहावत को, आप कैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, मुझे हमेशा लगा यार कि अच्छा ये तो मेरा दोस्त है ना। लेकिन वाकई में जिस तरीके से प्रवीण के स्किलिंग यू को रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लगता है कि प्रवीण की सक्सेस स्टोरी जब प्रवीण के मुंह से आप सुनेंगे तो ये सक्सेस स्टोरी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है, किसी को भी एनर्जी से भर सकती है, पॉजिटिविटी से भर सकती है। लेकिन उससे पहले स्किलिंग यू से हम शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे यू से स्किलिंग यू तक। क्या बात है, यू से स्किलिंग यू टू स्किलिंग यू। स्किलिंग यू बात की चीज़ है, पहले आते हैं यू। अभी आप ही नहीं होते तो स्किलिंग यू क्या होता। तो मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बचपन की कहानी आप ज़रूर बताएं कि भाई वो प्रवीण राजभर जो गाजीपुर के विशनपुरा में रहा करता था, उसके क्या कभी ऐसे सपने थे? आपने क्या सपना देखा, कब समझ आई, कैसे आपके सफ़र की शुरुआत होती है? बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। नमस्ते सारे दर्शकों को। और मैं तो ऐसे ही बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपके साथ। आप फैन भी हम आपके, और आज तो दोस्त बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सो ये सफ़र ऑब्वियसली, जैसे सर बता रहे हैं कि मैं विशनपुरा का रहने वाला हूँ, और इस एपिसोड का नाम हम लोग विशनपुरा से मिशनपुरा बोल रहे हैं। और हालांकि मिशन पूरा नहीं हुआ है, बट ऑब्वियसली ये अच्छा लग रहा था तो हमने सोचा कि नहीं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें अचीव होती जा रही हैं। तो गांव का नाम विशनपुरा जैसे है, बिल्कुल एक छोटा सा गांव है गाजीपुर का, बिल्कुल एक डीप रूरल गांव कह सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल आज भी मिट्टी के मकान मिलेंगे, आज भी आपको झोपड़ियाँ मिलेंगी। मैं अक्सर अपने स्कूल की बात करता हूँ कि हमारे स्कूल में ठीक ठाक कमरे तक भी नहीं थे, और ढिबरी, लालटेन, लैंप से पढ़ाई करते हुए। और मैं किसान का बेटा हूँ, पिताजी आज भी गांव में हैं और हम लोग किसानी करते थे। अच्छा प्रवीण, देखिए, मैं आजकल के बच्चों को जब बताता हूँ कि शुरुआत में ऐसे ऐसे गांव और ऐसे ऐसे स्कूल भी हुआ करते थे जहाँ लोग डिबरी और लालटेन से पढ़ाई किया करते थे, तो उनको यकीन नहीं होता। आज आप साथ हैं और आप ये बात बता रहे हैं। ये देखिए, ये मौजूद हैं यहाँ पर जिन्होंने लालटेन में पढ़ाई की है। मैंने तो खैर नहीं की, लेकिन आज भी ऐसे गांव हैं प्रवीण, आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ लालटेन में बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल है, आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल है। लालटेन तो मतलब हम लोग अक्सर, मैं और मेरे भाई, शाम को कई बार लड़ाई होती थी कि लालटेन का शीशा कौन साफ करेगा, क्योंकि शीशा साफ करके उसको लगाना होता था। तो अक्सर लोग कोई ना कोई भागने की कोशिश करता था कि नहीं मैं नहीं साफ करूँगा, तुम साफ करके लगा दो। या फिर कई बार टर्न बन गया होता था कि नहीं, एक दिन पहले तुमने कर दिया तो आज तुम्हारा टर्न है करने के लिए। तो गांव से ऑब्वियसली पढ़ाई जो हुई सारी की सारी गांव में हुई, स्कूलिंग गांव में हुआ, कॉलेज गांव में हुआ। और जैसे कि हर गांव में अगर आप देखेंगे, माँ बाप जो चाहते हैं कि बच्चा सरकारी जॉब में जाए। मेरे माँ बाप भी कुछ अलग नहीं सोचते थे, वो लोग भी चाहते थे कि सरकारी जॉब में जाए, और बट मेरा मन नहीं था।
ऐसा नहीं था कि मुझे फैसिनेट नहीं करता था, बट होता ना हर किसी का अपना फ्लेवर होता है। शुरू से ही मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स ने बहुत एक्साइट किया हो। और मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने कभी एक सरकारी फॉर्म भी नहीं भरा हुआ है गवर्नमेंट जॉब के लिए, नॉट इवन अ सिंगल फॉर्म। और मैं बता दूं, हम लोग क्या करते थे, आइए ये बातचीत ऐसी दिलचस्प मोड़ों से होती ही चलेगी। हम लोग क्या करते थे, मैं था, मेरा एक दोस्त था मनीष शर्मा, और हम लोग क्या करते थे कि हमें भी सरकारी नौकरी में नहीं जाना था, लेकिन सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने से क्या होता था, सेंटर जब भरते थे तो हम लोग घूमने के लिए भरते थे कि भाई पिछली बार कहाँ गए थे, ग्वालियर गए थे, इस बार झांसी चलते हैं, इस बार दिल्ली का सेंटर भरते हैं। अब बड़ा अफसोस होता है कि अपने माँ बाप के पैसे हमने यूँ लुटाए। बट अच्छा, लेकिन प्रवीण, उन सफ़र को करके भी हमने बहुत कुछ सीखा। हम ट्रेनों में सफ़र करते थे, सड़कों पे घूमते थे, रुकते थे, तो हम एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते थे, हम घूमने के लिए जाते थे। तो मैं सरकारी नौकरी मैं भी नहीं करना चाहता था, बट आपने जो कहा मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा, तो मैंने कहा बता दूं, मैंने भरा घूमने के लिए। फिर कैसे आगे बढ़ा आपका सफर? फिर जब जैसे ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो एक दौर आता है, खास करके जब आप एक ऐसे परिवार से आते हो जो बहुत स्टैब्लिश्ड फैमिली नहीं है गाँव में, एक दौर आता है जहाँ पर आप साइलेंटली, आपके घर वाले ये बताने की कोशिश करते हैं बिना बोले कि ये टाइम आ गया जब तुम्हें कुछ करना चाहिए। वो आपको आपके शायद हो सकता है कि पिताजी के चिढ़ में दिखना शुरू कर दे, या फिर आसपास के लोगों की बातों में दिखना शुरू कर दे कि कुछ तो कर लो, अब तो तुम ग्रेजुएट हो गए हो। और मैं ग्रेजुएशन के बाद मेरे साथ वो दौर धीरे धीरे कहीं ना कहीं सेंस करने लग गया था मैं। हालांकि मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई करूँ, जैसे BA किया था मैंने, MA किया, MA करूँ, उसके बाद PhD करूँ, जो रेगुलर ट्रेडिशनल एजुकेशन है, बट मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था कि इसके बाद मैं करूँगा क्या करने के बाद। और जैसा कि गांव में था तो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी कि यार शहर देखना है मुझे। मेरे फूफा जी दिल्ली में रहते थे, और कुछ जो लोग गांव में कभी फूफा जी के यहाँ पे आए थे तो अक्सर एक बात कहते थे कि यार तुम्हारे फूफा जी का जो मकान है ना, वो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। अच्छा। तो जब जहाज उड़ती है ना तो छत से बिल्कुल जहाज दिखता है, मतलब ऊपर देख लो तो जहाज एकदम बड़ा बड़ा दिखता है। एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे जहाज देखनी है, मतलब मुझे भी वो टाइम देखना है। और फिल्मों में हमने शहर देखा था, तो मुझे शहर भी देखना था, तो एक फैसिनेट करता था। तो लकीली ऐसा हुआ कि फूफा जी गांव आए, रिश्तेदारी निभाते और मैं उसी टाइम अपनी ग्रेजुएशन मैंने पूरी करी थी। मैं जिद पे अड़ गया कि मुझे शहर आना है। अच्छा, मेरे को लगा आप जिद पे अड़ गए मुझे जहाज लेना है। नहीं, उसके बीच में जहाज देखना वाला था। तो मुझे ये था कि नहीं, अब मुझे शहर जाना है। मुझे याद है कि कुछ 1800 रुपये रहे होंगे अच्छा घर में, तो मैंने लिए और मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली जब आया तो जब मैंने आसपास वहाँ पे देखना शुरू किया तो मैंने देखा यार यहाँ पर 10वीं लोग भी नौकरी कर रहे हैं, 12वीं वाले भी नौकरी कर रहे हैं। मैं तो अच्छा खासा ग्रेजुएट था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, अब मुझे काम करना शुरू करना है, अपना कोई काम, बिल्कुल, या फिर मतलब जैसे कोई जॉब करनी है, कुछ भी करना है, बट कुल मिला के पैसे कमाने शुरू करने हैं। वो टाइम चला गया था। एंड उसके बाद घर से भी कई बार पिताजी ने बोला कि नहीं आ जाओ और अपनी तैयारी आगे की जो भी पढ़ाई है शुरू करो। बट मैंने बोला नहीं, मैं यहाँ से कुछ शुरू करता हूँ। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब आप एक ऐसे गांव से आते हैं जो यूपी का और यूपी बिहार में अक्सर बोलता हूँ कि लैंग्वेज अपने आप में एक तकलीफ होती है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा तकलीफ होती है। कॉन्फिडेंस एक वाकया बड़ा शानदार याद आ रहा है मुझे। बिल्कुल सुनाइए। कि हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास हुआ था। अच्छा। हालांकि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मतलब वो था जो ठीक ठाक पढ़ लेता था, बट मैं 3rd डिवीजन पास हुआ। और वो दौर ऐसा था कि अगर आप फेल होते हो या कम नंबर से पास तो पिटते जरूर थे। तो मुझे याद है कि जिस दिन मैं हाई स्कूल में तो पढ़ाई पिटाई के डर से हूँ। तो मुझे याद है कि जिस दिन रिजल्ट आया था तो मैं पूरे दिन ये बचने की कोशिश कर रहा था कि पिताजी दिख ना जाए, क्योंकि श्योर था कि आज तो भाई कुटाई होने वाली है। बट खैर कुल मिला के बच गए उस दिन। तो अब बट ये शर्म ये आ रही थी कि यार मैं ठीक ठाक पढ़ने में था, 3rd डिवीजन पास हो गया हूँ, तो अब कैसे करें, उसी स्कूल में एडमिशन कैसे लें जहाँ पर बाकी लोग 2nd डिवीजन आ चुके हैं या फिर कोई फर्स्ट आ गया है। मैं 3rd डिवीजन वाली शक्ल लेके जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने को बेइज्जती से फील हो रही थी। तो मेरे और मेरे दोस्त ने, मुझे नाम याद है, रामविलास यादव, दोनों ने हमने डिसाइड किया कि यार हम किसी और स्कूल में चलते हैं, वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे, फ्रेश शुरुआत करेंगे वाला टाइप वाला मामला था। तो भुड़कुड़ा एक जगह है, जो लोग गाजीपुर के होंगे उनको जखनिया भुड़कुड़ा के बारे में पता होगा। तो हम लोग भुड़कुड़ा, वो बड़ा फेमस स्कूल था। अच्छा, अच्छे स्कूल में आप पढ़ते थे तो आपकी इज्जत ऐसे आप बढ़ जाती थी। वो तो होता ही है। अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, फलाने स्कूल में, तो वो अच्छा स्कूल माना जाता था। अच्छा। मैं और मेरे दोस्त, मुझे याद है कि गर्मी में हम दोनों साइकिल उठाते हैं और मेरे गांव से कम 14-15 किलोमीटर दूर भुड़कुड़ा स्कूल के सामने जाते हैं। और सामने बड़े बाबू का ऑफिस था। साइकिल खड़ी करी, पानी पिया वहीं पे सरकारी हैंडपंप से। और हम दोनों ने बोला यार रामविलास सामने ऑफिस है, जाके पता कर कि कब तक एडमिशन होगा। अच्छा। और कितने पैसे लगेंगे।
तो रामविलास ने कहा यार मुझे ना डर लग रहा है, हाँ, एक काम कर तू जाके पूछ ले। मैंने कहा यार डर तो मुझे भी लग रहा है, हाँ, मेरा भी मन नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं हो रही पूछने की, तू जाके पूछ ले। हाँ, कुल मिला के हमने आधे घंटे तक तू जाके पूछ ले, तू जाके पूछ ले हमने किया, और दोनों में से कोई डिसाइड नहीं कर पाया हाँ, कि जाना किसको है पूछने के लिए। हाँ। एंड एट द एंड ये हुआ कि आइए बैठते हैं। हाँ। भाई लौटते हम दोनों बिना पूछे उस हैंडपंप पे बैठे, मतलब वहां से पानी पिए एक बार और हम लोग साइकिल उठाई और हम लोग निकल लिए। घर आ गए। फिर से हमने वहीं पे एडमिशन लिया जहाँ से मैंने आगे की पढ़ाई करी थी। ठीक। और मुझे अब ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि जिस स्कूल में कभी मैं ये नहीं बोल पाया था कि वहाँ के बड़े बाबू से वहाँ के क्लर्क रूम में जाके कि यहाँ की फीस कितनी लगती है, यहाँ पे क्या लगता है। हाँ, हाँ। आज से कुछ 4-5 साल पहले उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में मैं एज ए चीफ गेस्ट गया हुआ था। क्या बात है। राइट, तो ये वाकया बीच में आ ऐसा, गया। अच्छा, ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं भी अपनी पढ़ाई करता चलूं भाई। हाँ बिल्कुल। हाँ, कि जिन इंस्टीट्यूट्स ने कभी एडमिशन नहीं दिया मास कम्युनिकेशन में, आज कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स में हम भी लेक्चर देने जाते हैं। अच्छा, आपने तो मीडिया में बिना मास कम्युनिकेशन के भी आए हुए हैं शायद। मैंने मास कम्युनिकेशन नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डाउट्स मेरे इतने क्लियर हैं जो शायद मास कॉम करने के बाद भी लोगों के नहीं होते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। हाँ, एक्सपीरियंस इज। मुझे एक वाकया याद आएगा, मैं बीच में बताऊंगा इस मास कम्युनिकेशन से लेके। तो खैर, तो दिल्ली आगे अपन, और सबसे पहला ये था कि जैसे बाकी यूपी बिहार वाले करते हैं कि दिल्ली आते हैं या फिर किसी और शहर में जाते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। हाँ। तो हमने भी डाबरी में मैं जहाँ पे महावीर इंक्लेव था वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट था, खान सर, कभी वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा खान सर। अरे खान सर तो बहुत फेमस है भाई। नहीं, वो वाले खान सर नहीं, अच्छा, दूसरे ये वाले वो खान सर नहीं, दूसरे वाले खान सर थे। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया इंग्लिश का। 2 महीने गया होगा मैं मेरे ख्याल से, क्योंकि फीस भी नहीं थी देने के लिए, पैसे भी नहीं थे इतने ज़्यादा। बट ये था कि किसी तरीके से उस इंटरव्यू का पहला सवाल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसकी इंग्लिश सीख जाए कि उसको रिप्लाई कैसे करना है। तो उस टाइम कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाएगी और एटलीस्ट 6-7 हज़ार रुपये अपन शुरू कर देंगे। तो मुझे याद है कि मेरे मित्र थे राम नरेश चौहान, वो मेरे गांव के ही थे। अच्छा। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, तो राम नरेश चौहान जी ने मेरी पहली नौकरी पाने में मदद करी। और मार्केट 2 नाम की कंपनी थी, उसमें मेरी पहली जॉब लगी, 3200 रुपये की तनख्वाह थी। और वहाँ पे करना क्या था कि स्टैंडर्ड चार्ट बैंक के ATM के बाहर खड़े होकर सर्वे करना होता था कि यहाँ के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं कस्टमर्स के। और वहाँ से मेरी धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। और ये जर्नी आपकी अब शुरू हुई यहाँ से, लेकिन जो स्किलिंग यू आपने बनाया, एक दिन आप बात कर रहे थे, आपका इंटरव्यू लेने का मेरे जहन में ख्याल कैसे आया जब आपने उस दिन बताया कि भाई स्किलिंग यू का थॉट जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से जनरेट हुआ है। वहाँ बैठ कर के किसी रूम में आपने ये इस थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया कि मैं स्किलिंग यू के नाम से अपनी कंपनी खोलूँगा। वो क्या एक्सपीरियंस था? वो बहुत दर्दनाक भी था, बहुत इमोशनल कर देने वाला था। आपकी माताजी वहाँ पर एडमिट थी उस वक्त, वो आप ज़रूर बताएं कि भाई देखिए, मैं ये इसलिए भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ प्रवीण के ज़रिए कि जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं तो आप हार जाते हैं। हारना नहीं चाहिए। प्रवीण की इस कहानी में ये संदेश छिपा है कि जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं, उसके पीछे संदेश होता है कि अब आप जुड़ेंगे। जैसे कहते हैं ना, रात हो गई बहुत अंधेरी तो उसके बाद सवेरा आएगा। बिल्कुल सही। मुझे दिन जितने ज़्यादा चल रहे हैं इसका मतलब है आने वाले अच्छे दिन होंगे। तो वो ज़रूर बताएं, आपके वो क्या किस्सा था कि जब आप मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अरे वाह, और प्रवीण हाँ अपने शेर भी लिखते हैं। हाँ, ये शेर व शायरी। हाँ, माना के गर्दिश में गुजरे हैं जीवन के दिन 4 मेरे। माना के गर्दिश में गुजरे हैं जीवन के दिन 4 मेरे। माना के गर्दिश में गुजरे हैं जीवन के दिन 4 मेरे। मैं फिर से लौट के आऊँगा, गुजरा वक्त नहीं हूँ मैं। वाह यार, वाह 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 वाह। तो ये जो स्किलिंग यू का कॉन्सेप्ट वो ये था कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल मैंने देखा था कि गांव से जब लोग आते हैं तो बड़े सारे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पर कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कोई टाई वाला देख लिया करता था तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी, आवाज़ नहीं निकलती थी बात करने के लिए। कोई ठीक ठाक लोगों को देख लिया करता था तो उस ग्रुप में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। हाँ। और ऐसे मैंने देखा कि मैं नहीं हूँ, ऐसे लाखों लोग हर दिन हर महीने मेट्रो सिटीज़ में उतरते हैं गाँव से एक बड़े सपने लेके
और चूंकि मैंने भी पहले 4 साल जो लगाए थे, गांव वालों के साथ समस्या क्या होती है कि 4 साल 5 साल तो दिल्ली को समझने में लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब गांव से, अब आजकल के हो सकता है जो बच्चे CBSE बोर्ड से आ रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, शायद उनको इतना वक्त ना लगे, बट हाँ जो लोग अपने टाइम के वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि उनको वक्त लगता था समझने में। तो अपने को ये लगा कि नहीं यार, और हम तो वैसे भी छोटे गांव, छोटे शहर से आए थे, दिल्ली विल्ली देख के मैं भी डर गया था पहले। बिल्कुल साउथ एक्स बड़ा एक्साइट करता था और डराता भी था, राइट। तो मुझे याद है कि मुझे लगा कि नहीं यार, जब मैंने पूरा करियर किया 12-13 साल, मैंने अलग अलग बैंकों में काम किया, ट्रेनिंग्स दी, लोगों को ट्रेन किया, एक अच्छी खासी चलती हुई नौकरी में बिल्कुल सेटल था, मजा आ गया था कुल मिला के। मुझे याद है कि जब मेरी पहली बार कंफर्ट जोन में आ गए थे। बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा था। यहाँ तक मुझे याद है कि जब मेरी पहली बार ठंड की नौकरी लगी थी तो पिताजी ने दोनों गाँव में लड्डू बंटवाए थे। अच्छा। पापा जब ये देखेंगे वीडियो तो उनको याद आएगा कि दोनों गाँव में लड्डू बटे थे कि नहीं मेरे बेटे की नौकरी लगी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ही एक प्रोजेक्ट में मैं आ गया था वहाँ पे। तो ये था कि स्किलिंग यू की जो शुरुआत थी वो ये थी कि ये मैं अकेला नहीं हूँ जो खास करके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बिना नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, गांव से आके स्ट्रगल कर रहा है कि अपनी शुरुआत कहाँ से करें। कन्फ्यूजन बहुत सारी होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान। एग्जैक्टली। सो I thought कि why can't we start something which is helping our own people and people like us to gain all those necessary skills and become employable or the business ready। और जो आपने एम्स की बात करी, मुझे याद है कि 2017 में जब मैंने ये सोचा कि बिजनेस शुरू किया जाए और ठीक उसके 10 दिन बाद ये खबर आ जाती है कि मेरी माता जी को कैंसर डिटेक्ट हो गया है। और स्किलिंग यू का जो पहला PPT बना था, पहला प्रोजेक्ट बना था, माता जी कैंसर वाले वार्ड में थी और हॉस्पिटलाइज थी, और वहीं पे उनके बेड पे ही मैंने लैपटॉप खोल के पहला प्रोजेक्ट बनाया था उसका। तो ऑब्वियसली जब भी बात आती है तो मुझे याद आता है। That's just been 3 years। और जो आप कह रहे थे कि चैलेंजेस की बात है, मुझे याद है मैं एक मीडिया के लिए इंटरव्यू दे रहा था स्टार्टअप के लिए ही, तो उन्होंने पूछा कि प्रवीण जब आपने स्टार्टअप शुरू किया तो क्या क्या चैलेंजेस आए। तो मेरा जवाब था कि जब मैं चैलेंजेस में था तो मैंने स्टार्टअप शुरू किया था। अरे ये कितनी अच्छी बात है ना? तो कि स्टार्टअप शुरू करने में क्या क्या चैलेंजेस आए, तो आपने कहा कि जब मैं चैलेंजेस में था तब मैंने स्टार्टअप शुरू किया। क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि अब देखिए, मैंने 2017 जनवरी में ये थॉट आया कि शुरू करते हैं, ठीक 10 दिन बाद। और जिस गांव से मैं आता हूँ, जिस परिवार से मैं आता हूँ, वहाँ पर ऐसा नहीं था कि हर कोई मेरा भाई कमाता है या फिर एक ऐसी जिम्मेदारी थी कि आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा आपको फटाफट घर पे भेजना है क्योंकि घर पे लोग हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। और जब 2000 में मैंने 17 में जब मैंने प्लान किया कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे कि यार मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊंगा कि मैंने जॉब छोड़ दिया है, और उनको भेजता रहूंगा 7-8 महीने तक, जिससे उन्हें पता ना चले। क्योंकि उनके लिए नौकरी छोड़ना सदमा था। राइट, कि यार मतलब ऐसे कैसे चलती हुई नौकरी, ठीक ठाक मैं एक बैंक में बढ़िया पोजीशन पे था, मैं रीजन हेड कर रहा था। तो जैसे ही ये सब कुछ होता है, मैं जॉब छोड़ के आता हूँ और अचानक 7-8 दिन बाद खबर आती है कि नहीं माता जी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। मैं इमीडिएटली मम्मी को मैं दिल्ली में बुला लिया। जो पैसे मैंने बिजनेस के लिए बचाए थे, अरे यार, वहाँ से जर्नी शुरू होती है कि अब माता जी को ट्रीटमेंट शुरू कराता हूँ मैं। और ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस था मम्मी के पास, अपने पास भी नहीं था। अच्छा, जॉब भी नहीं थी कि चलो सैलरी आ रही थी, तो जो सब कुछ था वो और आपको पता है जिसकी नौकरी नहीं होती उसको बैंक लोन भी नहीं देता है। Because you have to show your salary। हम हंस रहे हैं इस बात पर, यकीन जानिए कि आपने जिंदगी में जितने दुख, जितने दर्द, जितनी तकलीफें सही होंगी, आप आने वाली जिंदगी में उन्हें याद करके ऐसे ही हंसेंगी, लेकिन हारना नहीं है। नहीं है जी। तो वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो मुझे बड़ा मोटिवेट करता है कि वक्त से छीन लाऊंगा मैं अपने हिस्से की जीत। बहुत बढ़िया। वक्त से छीन लाऊंगा मैं अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो मेरे कब्जे में ना आए। हाँ, वो दौर ही क्या जो मेरे कब्जे में। एटीट्यूड तो बिल्कुल रखना पड़ता है। देखिए मुसीबत तो बिल्कुल वो रखना पड़ेगा कि, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं वहाँ नहीं हारूंगा जहाँ अधिकतर लोग हार जाते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी जीत भी मेरी तरह जिद्दी है, थोड़ी ठहर के आएगी। क्या बात है, तो भिड़े रहना है मार्केट में यार। मुझे तो लग रहा है स्किलिंग यू ना शुरू करते तो अच्छे शायर बन जाते भाई। बड़े बड़े शायरों के छक्के छुड़ा देते। किया हुआ है मैंने। वैसे भी जो बहुत नामचीन शायर हैं अब बेचारे उम्रदराज हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। अब नई पीढ़ी जो है आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी शेरो शायरी करता हूँ, आप भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ना हमें हिम्मत कभी अगर टूट रही होगी या हार रहे होंगे तो एक नया प्रोफेशन अपना बना लेंगे, कुछ अपना शुरू कर देंगे। तो वहाँ से स्किलिंग यू की शुरुआत हुई। और हुआ क्या कि जब इलाज माता जी का शुरू किया तो अब इसलिए बिजनेस पे आप फोकस नहीं कर सकते। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ, कल वर्ल्ड कैंसर डे था, आज से एक दिन पहले,
मैंने एक लाइन हमेशा फील करी है और देखी है अपने फैमिली में, कैंसर। मैं हमेशा बोलता हूँ कैंसर किसी एक को नहीं होता है, पूरी फैमिली को हो जाता है। बिल्कुल सही बात। ईश्वर ना करें कोई उस दौर से गुजरे। जैसे मैं कहता हूँ कि जब कोई मरता है तो मरता वो नहीं है, मरता वो है जो उसके पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि कैंसर के बाद जब कीमोथेरेपी शुरू होती है, जब बीमारियां शुरू होती है, तो आपके घर में एक अलग लेवल का माहौल होता है। आइए चलते हैं। और समस्या क्या होती है कि अगर आप वो होते हो जो सब कुछ चला रहा होता है ना, तो आपको डॉक्टर की वाली बात याद रखनी पड़ती है। डॉक्टर बोलता है कि ख्याल रखिएगा, आपको अपने माता जी के सामने हमेशा मुस्कुरा के रहना है। उनसे ये कहना नहीं कुछ नहीं हुआ, बस जल्दी बहुत जल्दी घर चलने वाले हैं अपन। ये कितना पीड़ादायक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तमाम तकलीफों के बीच में भी आपकी जो पैसा बिजनेस के लिए रखा था वो माता जी की बीमारी में जा रहा है। जो खुशियां अपनी सक्सेस के लिए रखी थी वो खुशियां माता जी के सामने बनावटी रूप में अपने चेहरे पर ला करके उन्हें ये बताना पड़ रहा है कि सब कुछ ठीक है। यार हेड्स ऑफ टू यू प्रवीण भाई। और कमाल की बात है कि मैं बता भी नहीं पा रहा था कि मैंने जॉब छोड़ रखी है। क्योंकि अब ये था कि कैंसर अपने आप चल रहा है, फिर बीमारी, ये भी बता दो कि तुम्हें नौकरी, तो मैं अक्सर समय पे निकल जाया करता था। अच्छा, नौकरी के टाइम पे निकल गए टाइम पे बताने के लिए कि घर वालों को ये ना पता चले कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि उनके लिए और सदमा हो जाता। हाँ। और माता जी का ट्रीटमेंट शुरू होता है, सब चीज़ चल रही थी लगातार। तो मुझे लगा ईश्वर कई बार ना आपको खूब टेस्ट करता है, मतलब वो लिटरली उसको लगता है कि परीक्षा लेता है। बिल्कुल। तो इधर माता जी का कैंसर चल ही रहा था। अचानक मैं पिताजी को लेके गांव गया हुआ था किसी सिलसिले में। बनारस की बात है ये, बनारस BHU में हम लोग थे। और तो पापा को अचानक सीने में दर्द होता है। अच्छा। तो मैं किसी डॉक्टर से मिलने गया था। और वो डॉक्टर बेसिकली जिसने कीमोथेरेपी में मम्मी की हेल्प करी थी, तो मैं उसको धन्यवाद देने गया था BHU में। ठीक है। तो मैं उधर से लौट रहा हूँ तो मैंने देखा कि पापा बिल्कुल पसीने में हैं, लथपथ है बिल्कुल, सीने में दर्द और पसीने। हाँ, लेटे हुए टाइप है बिल्कुल, मतलब जैसे जमीन पे इस तरह से हैं। तो मैंने भाई ये क्या हुआ? कह रहे नहीं, पता नहीं, सीने में बहुत दर्द हुआ है। अरे। तो लकीली मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं डॉक्टर हिमांशु वर्मा, ये पूरा जो समस्या रही है उसमें उनका बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने तुरंत डॉक्टर हिमांशु को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि प्रवीण, बगल में ये हॉस्पिटल है, मेरे वहाँ पर एक मित्र है, उनके पास ले जाओ फटाफट। ठीक है। वहाँ पे ले गए तो डॉक्टर से मिलवाए। तो डॉक्टर ने बोला कि आप, बताता हूँ मैं आपको, पिताजी बाहर गए। कह रहे हैं इनके दोनों आर्टरीज जो हैं ब्लॉक हो चुकी हैं। क्या बात कर रहे हो? और इनको हार्ट अटैक आया था। यार मतलब ये क्या, एक चल ही रहा है और दूसरा फिर। अब वही वाली बात है, अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आपको दुखी होने के ऑप्शंस आपके पास नहीं है। खैर कुल मिला के वहाँ से इमीडिएटली मैं पापा को दिल्ली लेके आता हूँ। अब ये था कि समय कितना अपने पास ऑपरेशन कराने में। अच्छा, आपको पता है बाईपास अगर आप करा रहे हैं तो छोटा मोटा खर्चा नहीं है। एक ऑलरेडी मैं टूट रहा था, ऑलरेडी मतलब जो मेरे पास सेविंग्स लगभग खत्म हो चुकी थी। मदर को कैंसर है, फादर को एक अटैक आ चुका है। तो कुल मिला के फिर से अब कराना तो कराना ही था ऑब्वियसली। अच्छा, इन बीच में ना मैं बता दूं कि जब मैंने जॉब छोड़ दिया था, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ईश्वर हमेशा आपके हिसाब से प्लान नहीं करता है। ही इज द बेस्ट प्लानर फॉर यू। मैंने इस बात को यकीन करने में समय लगता है। जब आप भगवान को गालियां देनी शुरू कर देंगे तब वो आपके लिए सक्सेस लेकर आता है। मतलब आप हिम्मत जब हार चुके होते हैं, तो इसलिए कभी ऐसा आप शब्द या गाली मत दीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि गॉड इज द बेस्ट प्लानर फॉर यू। गॉड इज द बेस्ट प्लानर। क्योंकि मैं ये मानता हूँ अनुराग सर की, अगर मैंने नौकरी नहीं छोड़ी होती ना तो मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाता, मैं अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पाता। क्योंकि कोई भी नौकरी आपको इतना वक्त नहीं दे सकती कि हर दूसरे दिन आपको एम्स लेके जाना है, हर तीसरे दिन आपको मेडिसिन के लिए जाना है और वो आपको छुट्टी दे दे। वो 4 दिन बाद खुद ही बोल देंगे कि भैया काम कर, देख हमें सहानुभूति है लेकिन माँ बाप को ठीक कर लेना, तो आ जाना। तो मैं नौकरी को मैं अक्सर बोलता हूँ कि शायद ईश्वर ने सही प्लान किया था मेरे लिए। खैर, पिताजी को मैं ले आता हूँ और पैसे से एक अरेंजमेंट करी, हमने पारस हॉस्पिटल में इलाज करवाया, बाईपास हुआ। 3 दिन में पिताजी ठीक हो गए, वॉकआउट करने लगे। और 20 दिन बाद मैंने पिताजी को बोला कि पापा एक काम करें, गाँव चले जाइए, वहाँ पर माहौल आपको अच्छा मिलेगा और मैं इधर अपने काम को बढ़ा लूंगा। क्योंकि ऐसा होता था कि माताजी कई बार एम्स में होती थी, तो मैं पहले अपने ऑफिस आता था, कोवर्किंग स्पेस ले रखा था नजरी गार्डन में। और उसके बाद उनके लिए खाना बनाता, फिर ऑफिस भी जाता, फिर एम्स भी जाता। ये मेरा नॉर्मल रूटीन था। पापा को उस दिन जब घर चले गए तो कुछ दिन बाद पापा का फ़ोन आता है। और उस दिन द ट्रेनर्स कैंप, जो TTC एक और संस्था है जो हमने करीब 7-8 साल पहले शुरू करी थी, जो इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है ट्रेनर्स की, तो उसका प्रोग्राम मैं होस्ट कर रहा था। पलट लेते हैं, शोर आ रहा था। हाँ, जो प्रोग्राम होस्ट कर रहा था। और मैंने उसी डॉक्टर को चीफ गेस्ट बुलाया था जिन्होंने पिताजी का ऑपरेशन किया था, क्योंकि मैं मैसेज देना चाह रहा था बाकी लोगों की, भैया अपने दिल का ख्याल रखो कि जो पिताजी के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। एंड जब पापा को मॉर्निंग में दर्द हुआ तो पापा को इमीडिएटली बनारस भेजा गया। मैंने कॉल कराई, डॉक्टर हिमांशु और डॉक्टर साहब थे जो पारस के डॉक्टर साहब थे। तो शाम को रिपोर्ट आनी थी और मैं होस्ट कर रहा था प्रोग्राम।
शाम को कॉल मेरे पास आती है खुद डॉक्टर साहब की, जो उस दिन के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे, हाँ। कि प्रवीण आई एम सो सॉरी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा आने का, मैं आपको फेस नहीं कर पाऊंगा, और रिपोर्ट में बाईपास फेल हो गया। क्या बात कर रहे हो? फादर का बाईपास जो था वो फेल हो गया। हाँ, फादर अब भी हैं? हाँ बिल्कुल, पिताजी अभी है। कल ही उन्होंने आपको किसी चैनल कहीं देखा है, वो आपके बारे में बता रहे थे कि मैंने भी ऐड देखा है, तो ही इज लाइक सो फॉन्ड ऑफ यू। अरे नमस्कार पापा जी, नमस्ते। तो पापा अब मेरे लिटरली मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार ये हो चल क्या रहा है मेरे साथ। हमें दुख काहे खत्म काहे नहीं होता भी वाला मामला था कि यार ये चक्कर क्या है। एंड आई वाज लाइक कि मैं वहाँ से निकला होस्ट अपने प्रोग्राम से, और मैं अपने रूम में गया होटल के, खूब रोया, लिटरली खूब रोया। मतलब इतना, मतलब होता ना कि यार ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ये किस्मत क्या चाहती है। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्तों को पता चलता है कि यार ये तो नहीं है, इसका मतलब कहाँ है। रूम में आए, उनको देखा तो बेसिकली फिर से इमोशंस आए, फिर रोया। और मुझे याद है मेरे एक मित्र थे उस टाइम पे थोड़ी देर खुद चुप होकर मैंने बोला, भाई देख जो होना था तो हो गया, एक काम कर, पैसे की व्यवस्था कर, कहाँ से हो सकता है। अरे तो है क्या, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था। मैंने कहा देख यार दूसरा बाईपास कराना पड़ेगा, पहला बाईपास से दूसरा बाईपास ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि आप 25 दिन पहले अगर किसी का हार्ट खुला हुआ है तो आपको दोबारा से तो हर कोई नहीं खोल सकता। डॉक्टर ने कहा था कि ये बहुत स्पेशलिस्ट काम हो गया अब ये, बहुत। तो वो जो चीज़ चल रही थी, फिर अब उसके बाद दोबारा से पिताजी को एडमिट कराया गया, और मैक्स में वो दूसरा ऑपरेशन कराया गया, एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके गाँव में हैं। तो आगे से, लेकिन आपने माता जी को खो दिया। हाँ, आई लॉस्ट 3 साल हो गया माता जी को खोए हुए। 18 जनवरी को माता जी का देहांत हुआ था। उनके सामने तक स्किलिंग यू खड़ा हो चुका था? उनके सामने स्किलिंग यू आगे बढ़ रहा था, बीच में कई सारी चीज़ें हो रही थी लगातार, तो मुझे बहुत मज़ा आता था उनको शेयर करते हुए कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। बट आई रियली मिस कि आज जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, अगर आज माता जी देखती तो शायद उनको बहुत प्राउड फील होता। कि नहीं, वो ऊपर से आशीर्वाद दे रही होंगी। नहीं, आई एम श्योर। ये हमारी और आपकी जो सक्सेस है वो उन्हीं लोगों की बदौलत है जो ऊपर जाकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और जो हमारा भला चाहते हैं। लगभग हर दूर से सपने में आ जाती है हमारी माता जी तो। तो ये रहा है जर्नी। स्किलिंग यू अभी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन में काम करते हैं, और हमारा जो मेन मकसद है कि रूरल में, खासकर गांव में। अभी आपकी ऐप एंड्रॉइड पर है? एंड्रॉइड वर्जन पे है। अभी 2 दिन पहले हमने 1 लाख डाउनलोड क्रॉस किए हैं। मुबारक हो, शुक्रिया, बधाई। एंड वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। दिस ईयर वी आर प्लानिंग टू क्रॉस 1 मिलियन डाउनलोड्स, द वे द स्पीड दैट वी हैव। एंड मेन मकसद आज भी अनुराग सर ये है कि किस तरीके से रूरल के बच्चों को हेल्प किया जाए एम्प्लॉयबल करने में, हेल्प किया जाए उनको स्किल्ड बनाने में। मैं आपको वाकई बताऊं कि लॉकडाउन में 2 साल का जो लॉकडाउन था, कम से कम हमने 25,000 बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया है। बहुत बढ़िया। वी डिड नॉट चार्ज। हमने बाकायदा न्यूज़पेपर में ऐड देके हमने वो फ्री का कूपन बांट दिया था, और कि अगर आप घर में बैठे, और हमने उसको नाम दिया था कि आप घर पे रहिए, हम आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, आप घर पे रहिए। हाँ, कि आप घर से बाहर मत निकलिए। शिक्षा में हम आपको ऑनलाइन के थ्रू और मीडियम के थ्रू हम लोग आपके घर पे ही देंगे। तो ये हमने करीब 25,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने फ्री में एजुकेशन दिया था। एंड आज बहुत मज़ा आता है जब जहाँ से आप निकल के आते हैं, ऐसे लोग अगर आप सर्व करते हैं तो इट रियली फील्स ग्रेट वाकई में। और अब जो कंपनी आपकी स्किलिंग यू है, जो आपका ऐप है, आपने बताया कि 1,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं। 1 लाख 1 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो अब आगे का सफ़र यहाँ से कैसे तय करना है, और किस तरीके से ग्रामीण बच्चों के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको स्किल करने के लिए आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। लेकिन क्या यही रहेगा या इससे आगे भी ये प्लान बढ़ेगा? किस तरीके से ये सफर नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। बिजनेसेस हमेशा इवालुएट होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आप उसको इम्प्रोवाइज करते हो। अभी हम लोग इसी महीने लाइव क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट बच्चों के लिए। अच्छा। सो वी हैव हायर्ड फ्यू टीचर्स जो लगातार हमारे स्टूडियो में बैठ के ऑनलाइन एग्जाम्स की तैयारी कराएंगे। अभी भी जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज और बाकी सारे कोर्सेज की लाइव क्लासेस चलती हैं। और एक खास बात पता है क्या, एंकर वेंकर बनाने का क्लास वाला शुरू करने का नहीं क्या? आप आ जाइए प्लीज, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। भैया बड़ा कंफ्यूजन है, ये जो आजकल मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, ये एंकर बनाने के नाम पर बहुत पैसा लूटते हैं। प्रवीण जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक एंकर कैसे बने, ये ज़रूर इसका एक कोर्स शुरू कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक कोर्स आप ही बनाइए। चलिए, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपको सहमति देता हूँ इस बात की कि मैं निश्चित तौर पर ये करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना लोग बेवकूफ़ बनाते हैं इंस्टीट्यूट्स और कितनी लाखों में फ़ीस लेते हैं।
एंकर जैसा कोई डेजिग्नेशन होता नहीं किसी चैनल में। एंकर एक ओवरऑल पैकेज होता है, लेकिन एंकर बनाने के नाम पर एंकर किसी को आप बना नहीं सकते। एंकर आप भी हैं, एंकर मैं भी हूँ, हर आदमी एंकर है। एंकर माने एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ने का माध्यम है। हम अपने परिवार में भी एंकर की भूमिका निभा रहे होते हैं, अपने दोस्तों में, अपने प्रोफेशन में हम एंकर नहीं, यहाँ पर नहीं दूंगा क्लास, मैं उसके लिए कोर्स शुरू करूंगा, इंतजार कीजिएगा। बिल्कुल। तो हाँ, तो हम स्किलिंग यू की बात कर रहे थे। लाखों से जो याद आया मुझे कि हमारे 99% जो कोर्सेज हैं बिलो 500 रुपीज़ हैं। अच्छा, दैट इज टू विद अ लाइफ टाइम एक्सेस। आप हमारे यहाँ पे अगर इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, मार्केट में जाएंगे तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। 444 रुपये में लाइफ टाइम विद लाइव क्लासेस आप इंग्लिश सीख सकते हैं। पैसा कम रखने का पर्पज ये है कि पॉकेट बीच में ना आए आपके और एजुकेशन के, राइट। बिकॉज मैंने वो सारे दिन देखे हैं। मुझे याद है कि पहली बार जब कंप्यूटर की क्लास के लिए मैंने पापा से पैसे मांगे थे तो घर में पैसे नहीं थे, हिम्मत ही नहीं हुई इनफैक्ट कि जाके डिप्लोमा कर लें या फिर जाके कंप्यूटर देख लें, जब गांव में पहली बार कंप्यूटर आया था। सो आई डोंट वांट कि पैसा बीच में कभी आए किसी के लिए। तो एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, बिल्कुल, वो भी शायद ऐप की मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। इसका दूसरा भी है कि अगर जब कुछ भी हम लोग फ्री में कर देते हैं ना, इंसानों की एक फितरत है, जो कुछ फ्री में मिला उसकी इज्जत नहीं करी। हवा फ्री में मिली, बर्बाद कर दिया। पानी फ्री में मिली, बर्बाद कर रहे हैं। बात है, राइट। तो अपन फ्री में नहीं रखना चाहते, बट हाँ, अगर आप आके बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता इसको, आई डोंट हैव मनी, सो देर आर ऑलवेज कूपन्स जो फ्री में दिए जाते हैं, लोगों को लगातार हेल्प करी जाती है स्कूलों में, कॉलेज में पहुंच के। बट हाँ, फ्री की चीज़ों को अक्सर हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस कॉन्सेप्ट के साथ कई लोग सामने आए। प्रवीण को मैं इसलिए लाया क्योंकि प्रवीण मेरे मित्र भी हैं। प्रवीण जिस इंटेंसिटी के साथ काम करते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं आप, मतलब मोदी जी के बहुत करीब जा रहे हैं। पॉलिटिक्स में जाने का आगे कोई विचार? बिल्कुल नहीं। 14 घंटे काम कर, जब आपने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया कि अनुराग भाई मैं 14-14 घंटे काम करता हूँ, तो मैंने यही इनसे पूछा कि भैया आप क्या मोदी जी बनना चाहते हैं, क्योंकि 18 घंटे शायद वो भी काम करते हैं। तो पॉलिटिक्स में जाने का मैंने इसलिए पूछ लूँ, आपका कोई विचार तो नहीं? 4 घंटे और बढ़ा लूँ तो मेरा पॉलिटिक्स में भविष्य स्वर्णिम हो सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि हर किसी को मोदी नहीं बनना चाहिए, किसी को प्रवीण राजभर भी बनना चाहिए, और कुछ लोगों को अनुराग मुस्कान भी बनना चाहिए। समाज को हर तबके की जरूरत है, हर जॉनर में लोगों की जरूरत है, एक्सपर्ट्स की जरूरत है। हम नहीं कहते हम एक्सपर्ट्स हैं, प्रवीण एक्सपर्ट हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं, लेकिन सीखी हुई चीज को हम सही तरीके से सही जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए शायद हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं, और हमारे साथ एक टीम बन रही है, लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। प्रवीण, और कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से सभी की जिम्मेदारी है, जो आप कह रहे हैं कि हम जो भी आज हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि माँ और सफलता साझी होती है, राइट। तो सफलता आपकी इकलौती हो ही नहीं सकती, इट्स नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। लोगों के आशीर्वाद हैं, लोगों की मन्नतें हैं, बिल्कुल सही, लोगों की बद्दुआएं भी हैं, जो नफरत आपसे करते हो आपको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, राइट। लोगों की विशेस हैं, ये सारी मिलके आपको सफल बनाती हैं। तो आपकी अपनी तो प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज़, तो अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो आपका अधिकार उस पर नहीं बनता। हम जितने भी लोग हैं, सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हमें सोसाइटी से मिला है, दैट शुड गो फॉरवर्ड। या एग्जैक्टली, वो सोसाइटी में लौटने की जरूरत है, उसको देने की जरूरत है। कब्र में लेके जाके क्या ही करेंगे? तो अपनी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि आप जहाँ पर भी हैं, आप अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करते रहिए, जिस फॉर्म में कर सकते हैं, जिस कैपेसिटी में कर सकते हैं। अगर आप जैसे अपन स्किल्ड हैं, हमने ट्रेनिंग करी है, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, तो हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि बाकी लोग भी एम्प्लॉयबल बने। और अच्छा लगता है जब हम लोग देखते हैं लगातार कोई अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है बिकॉज ऑफ द कोर्सेज और किसी भी चीज़ से। इट रियली फील्स गुड कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। नहीं प्रवीण, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, और मेरी शुभकामना है कि आप आगे भी बहुत बेहतर करें। मैंने प्रवीण से आपको इसलिए मिलवाया क्योंकि प्रवीण जो हैं वो एक सक्सेस स्टोरी का जीता जागता उदाहरण है। जब लोग बड़े बन जाते हैं तो आमतौर पर उनकी छोटी मोटी चीज़ें भी सक्सेस स्टोरी में काउंट होती हैं, लेकिन ये अभी स्ट्रगलिंग मोड में है। सक्सेसफुल होने के बावजूद भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हम अभी अंबानी अडानी नहीं बने। अंबानी अडानी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आजकल पॉलिटिकली बहुत लिया जाता है। अडानी साहब अभी नंबर 1 हो गए एशिया में नंबर 1 हो गए, तो उसी रास्ते पर हैं वो। हमारे आइडियल हो सकते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन एक सक्सेस स्टोरी हमारी भी है कि कोई कैसे उस सफ़र को तय करता है। तो प्रवीण से बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। और मेरे ख्याल से गांव में जितने भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, गांव के जितने भी बच्चे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप IIT से नहीं आते हैं, आप IIM से नहीं आते हैं, आप बिट्स पिलानी से नहीं आते, तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि सक्सेस आपके लिए नहीं है। मैं मीडिया से नहीं आता, मैं मास कॉम से नहीं आता, लेकिन प्रवीण और मेरी दोस्ती इसी वजह से हुई कि चैनल पर मेरे को देख के मेरी तारीफ किया करते थे कि अनुराग सर आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, आप बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं। तो
आपके अंदर भी एक इंस्टिंक्ट होता है, आपके अंदर भी एक विजन होता है, उसको पहचानिए। कोई कोर्स उसको तराश नहीं सकता, या कह सकते हैं तराश तो सकता है, लेकिन आपके अंदर कोई चीज डाली नहीं जा सकती, वो आप लेके पैदा हुए हैं। कोई ना कोई आदमी, हर आदमी एक विलक्षण प्रतिभा लेके पैदा हुआ है, बस आपको पहचानने के लिए। मैं तो यूं कहता हूं सर कि सफलता जिद्दी लोगों की बस की बात है। और जिद्दी कौन नहीं होता है? बचपन में सारे जिद्दी थे। फर्क बस इतना है कि बचपन की जिद माँ बाप पूरा करते थे, बड़े होके अपनी खुद पूरा कर लेते हैं। वाह। तो जिद अगर है आपके पास ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप अपनी जिद का, जुनून का, जवाबदेही का, जिम्मेदारी का ख्याल रख लें, सफलता कहाँ जाएगी यार, आनी है लौट के। झक माराकर आएगी ही आएगी। कई फिल्मों में हमने डायलॉग सुना है, लेकिन प्रवीण की कहानी फिल्मी होने के बावजूद भी फिल्मी नहीं है, हकीकत की कहानी है। बहुत अच्छा लगा प्रवीण इस रूप में आपसे मिलकर, और आपने ये इंटरव्यू दिया 14 घंटे काम में से वक्त निकाल करके, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आगे ऐसी ही और शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहेंगे जो निचले तबकों के लिए काम कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके लिए काम करने के बाद लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते, लेकिन प्रवीण जैसे लोग पीछे मुड़कर ही आगे बढ़ रहे हैं। अब ये विलक्षण प्रतिभा भी ऐसे लोगों में है। कहते हैं ना, पीछे मुड़कर देखेंगे तो आगे मुंह के बल गिर जाएंगे, लेकिन ये पीछे मुड़कर ही देखकर आगे चल रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं और पीछे भी देख रहे हैं। पीछे उन लोगों को देख रहे हैं जो इन्हें अपने जैसे दिखाई देते हैं, जहाँ से बिशनपुरा से निकले थे और अब मिशनपुरा तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चलते चलते एक शेर और हो जाए कोई अच्छा सा, अगर आपको याद आता हो। ये आप मोबाइल में से भी देखकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे मोबाइल से तो फिर बहुत हाँ फिर तो मुशायरा कर दूंगा, फिर तो मैं मुशायरा कर दूंगा प्रवीण कह रहे हैं। नहीं, मुझे कई ऐसे क्योंकि हम लोग ना अब आजकल डिजिटल हो गए, मोदी जी की सलाह मानते हुए, तो मैं भी क्या करता हूँ, कोई थॉट आता है तो मैं लिख लेता हूँ। तो मुझे पता है आप मोबाइल में जरूर रखे होंगे शेर। हाँ, मुझे एक शेर याद आ गया कि मुद्दतें लग जाएंगी मेरा वजूद मिटाने में, मुद्दतें लग जाएंगी मेरा वजूद मिटाने में, मैं जीत नहीं, जीत की खुशबू की तरह हूँ। वाह। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ प्रवीण आपको बहुत बहुत मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। आप ये जो शानदार व्लॉग बना रहे हैं, और इस मैंने दिया, बट इस तरीके से मैंने आज तक मैंने प्रवीण अपनी कमियों को अपनी खूबियां बनाया। मेरे पास कैमरामैन की कमी थी, बड़े जो मैं बड़े कैमरे से शूट करता हूँ, ट्राइपॉड पे रखकर मेरी बेटी उसमें मदद कर देती है, आद्या और अनाया दोनों मेरी मदद करती हैं। बट इस तरीके के बड़े कैमरे को वो छोटी बच्चियां उठा करके चल नहीं सकती, तो मैंने ये व्लॉगिंग कैमरा लिया और मैंने कहा कि मैं व्लॉग बनाते बनाते अभी मेरा हाथ जो है ना एकदम दर्द, मैं वही सोच रहा हूँ बड़ी देर से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है इस तरीके से, तो मेरा हाथ दर्द करने लगा है। बट आपका इंटरव्यू मिल गया, इस दर्द की इससे अच्छी दवा क्या हो सकती है। शानदार लाइन बोल दी कि कमजोरियों को ही इन्होंने ताकत बना ली। कई बार हम लोग कमजोरियों को रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बट दिस इज वेयर वी फाइंड दिस। तो मैंने ये नया निकाला कि भैया इंटरव्यू इन अ व्लॉगिंग स्टाइल, व्लॉग स्टाइल में आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं किसी का। पवन सिन्हा जी, गुरु जी का भी मैंने इसी स्टाइल में किया, आलोक जी का भी किया, और आप तीसरी कड़ी में मेरे साथ हैं, और ये कड़ी हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। और देखिए, इससे आप कुछ सीखें, कुछ मोटिवेशन आपके अंदर आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को कहिए, करें ना करें तो आइए, सुनिए, देखिए और निकल जाइए। कुछ मैसेज लेकर, कुछ पॉजिटिव मैसेज लेकर ज़रूर जाइएगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी भी कहानियाँ सुनाता रहूँगा और लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ भी सुनाता रहूँगा, और जो कुछ मुझे अनूठा लगेगा, दिखेगा, जो मुझे लगेगा कि आप तक लाना चाहिए, आप तक पहुँचाना चाहिए, मैं इसी तरह लाता और पहुँचाता रहूँगा। कोई हार्डकोर लाइन नहीं कि भैया हम यही करेंगे, हम सब करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए, प्रवीण राजभर का ये इंटरव्यू देखने के लिए। उन्हें भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, मुझे भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इसी उम्मीद के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।